हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम मॉक टेस्ट 13 लेके आए हैं और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जीएस के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं। जैसे हो गया बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद कंट्री, कैपिटल, करेंसी, सभी टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके एग्जाम के लिए सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पहला प्रश्न है हिस्ट्री से संबंधित। मौर्य वंश किस राजवंश के बाद आए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित हम कुछ ट्रिक बता देते हैं वंश को कि कौन वंश किसके बाद आए थे, ताकि आप लोग को आसानी हो इस तरह के प्रश्न को बनाने में। ट्रिक है हसीन, हम लिख देते हैं, रुकिए पेन ले लेते हैं। ट्रिक है हसीन, हसीन मसुक, हसीन मसुक सा, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। आप यहाँ देखिए, ह से क्या हो गया? हरियक वंश। सिर्फ आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। ह से हरियक वंश, सी से शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। नौ से नंद वंश, नौ से नंद वंश, ये नौ से है। मौ से मौर्य वंश, मौ से मौर्य वंश। सु से सुंग वंश, सुंग अच्छा से लिख देते हैं। सु से क्या हो गया? सुंग वंश। उसी तरह क से कन्नव वंश, क से कन्नव वंश। सात से सातवाहन वंश। तो याद रखिएगा सात से सातवाहन वंश। तो सभी वंश का क्रम आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ देता कि कौन सा वंश किसके बाद आया था, या पहले कौन सा वंश आया होगा, उसके बाद कौन सा वंश होगा, उसके बाद कौन सा वंश होगा। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। हसीन मसुक सा, हसीन मसुक सा। ह से हरियक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, क से कन्नव वंश, सा से सातवाहन वंश। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश किस राजवंश के बाद आया था। मौर्य यहाँ पे देखिए, मौ से मौर्य, मौर्य किसके बाद आया है? तो नंद के बाद, ठीक है, नंद है ना। तो नंद के बाद मौर्य आया है। तो यहाँ कन्नव नहीं होगा, सुंग भी नहीं होगा, सातवाहन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद, और अंतिम शासक थे धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। तो याद रखिएगा मौर्य वंश किसके बाद आए थे? तो नंद वंश के बाद आए थे। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, वंश का क्रम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि म्यांमार की मुद्रा, करेंसी से संबंधित प्रश्न है। पिछले दिन पूछे भी गए थे कि रूस की करेंसी क्या है, रूबल। राजधानी भी पूछे गए थे। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल और करेंसी के बारे में जानेंगे। तो आप लोग सिर्फ देखते चलिएगा। तो म्यांमार की मुद्रा आपको बताना है। म्यांमार बता दे, भारत का पड़ोसी देश है। ऑप्शन दिया युआन, युआन ये चीन की मुद्रा है। युआन किसकी मुद्रा है? चीन की मुद्रा है। टाका ये बांग्लादेश की मुद्रा है। टाका ये बांग्लादेश की मुद्रा है। टाका बांग्लादेश की मुद्रा है। राजधानी भी लिख देते हैं, बांग्लादेश का राजधानी ढाका, बांग्लादेश का राजधानी ढाका। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। उसके बाद आता है डॉलर, ये अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका का है, ठीक है, डॉलर। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्यात। क्यात, म्यांमार का मुद्रा का नाम क्या है? क्यात। क्या है? क्यात। इसको आप याद रखिएगा। इसका राजधानी देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट हम कंट्री लिख रहे हैं, उसका राजधानी और करेंसी बता देते हैं, ठीक है। चीन, चीन की राजधानी तुरंत बताया क्या है? चीन की राजधानी हो जाएगा बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा उसका दो ठो है, एक है रेनमिनबी, रेनमिनबी, एक मुद्रा का नाम है रेनमिनबी, एक है युआन, है ना। दोनों को याद रखिएगा, युआन, रेनमिनबी, दोनों चीन का मुद्रा है। जापान का राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान का राजधानी क्या है? टोक्यो है। अब मुद्रा क्या है? येन है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है? कैनबरा है। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलरे है, याद रखिएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब डॉलर है। इंग्लैंड का राजधानी लंदन है, जो कि टेम्स नदी किनारे है, और इसका राजधानी मतलब मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग ये मुद्रा है किसका? इंग्लैंड का, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, इसका जो राजधानी है क्या है? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और दुबई इसी देश में है, और इसका मुद्रा का नाम है दिरहम। क्या है? दिरहम। यूएई की मुद्रा का नाम क्या है? दिरहम। बाकी बच गया बांग्लादेश, बताइए दे, राजधानी ढाका, मुद्रा टाका। जर्मनी और भूटान बच गया। तो देखिए जर्मनी का राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और मुद्रा है यूरो। उसके बाद भूटान था, भूटान का मुद्रा बहुत बार पूछा जाता है। भूटान की राजधानी तो थिम्पू है, राजधानी तो सबको याद होगा, भूटान की राजधानी थिम्पू, लेकिन मुद्रा है न्यू
न्यू गल्ट्रम, न्यू गल्ट्रम ये भूटान की मुद्रा है। न्यू गल्ट्रम भूटान की मुद्रा है, राजधानी थिम्पू है। तो सारे कैपिटल मतलब कंट्री का कैपिटल और करेंसी याद रखिएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे? नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। हुआ था कब? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल। डेट को भी याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। आप यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू। प्रश्न में क्या पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दिए थे? ठीक है, आपको ये बताना था। ऑप्शन में क्या दिया था? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड उपाधि को लौटा दिए थे। उसी तरह महात्मा गांधी भी एक उपाधि लौटा दिए थे, उसको भी पूछा जाता है एग्जाम में। महात्मा गांधी कौन सी उपाधि को लौटा दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में? तो कैसर-ए-हिंद, 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 कैसर-ए-हिंद उपाधि लौटा दिए थे कौन? महात्मा गांधी जी। और नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, और कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसने लौटा दिए थे? महात्मा गांधी। दोनों को आपको याद रखना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था पंजाब के अमृतसर में। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। उस दिन पूछा गया था मतलब रॉलेट एक्ट कब का था? तो 1919 रॉलेट एक्ट पूछा गया था, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट ये पॉलिटिकल से संबंधित कि भारत के संविधान में भाग 4 संबंधित है। भाग 4 का संबंध किससे है भारत के संविधान में? ऑप्शन में दिया संघ और उसके क्षेत्र से, नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। देखिए संघ और उसके राज्य से संबंधित जो क्षेत्र है ये भाग 1 से संबंधित है। भाग 1 में कहा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। नागरिकता भाग 2 में है, नागरिकता भाग 2 में है, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग किस में है? 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, याद रखिएगा। अब मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भाग 4 का क में है। भाग ये 4 का किस में है? 4 का क में है, ठीक है। तो चारों भाग को आप याद रखिएगा, पांचों भाग को आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? भाग 4 का संबंध किससे है? तो डीपीएसपी से। इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है भाग 4, ठीक है। लेकिन 4 का क है मौलिक कर्तव्य से। भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य। तो पांचों भाग को आप याद रखिएगा, ठीक है। और पूछा जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 36 से 51 तक में। इसको भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आ गया ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न। बोले ना प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताना है। अनायमुड़ी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनायमुड़ी। अनायमुड़ी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, ऊंची चोटी है। डोड्डा बेटा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। डोड्डा बेटा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है। और गुरु शिखर ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि राजस्थान में है। तो याद रखिएगा, अनायमुड़ी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोड्डा बेटा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, और अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। ये चारों को आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में स्थित है? लोकटक, तो ये मणिपुर में है। लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील मणिपुर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। वेम्बनाड झील ये केरल में है। वेम्बनाड झील ये केरल में है। और कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अब बोलिए आप, प्रश्न क्या पूछा गया है कि केरल में कौन सा स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? केरल में है। बाकी इसके अलावा लोकटक मणिपुर में, चिल्का उड़ीसा में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार
2011 के सेंसस के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे कि 1000 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोगों का निवास होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोगों का निवास होता है उसे हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। अब बोलिए जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस स्टेट में है? तो सबको पता होगा ये बिहार में अपना 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे अधिक बिहार में, सबसे कम जो पूछेगा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिम बंगाल में 1028 है, ये दूसरा नंबर पे है। पहला नंबर पे जनसंख्या मतलब घनत्व के आधार पर पहला बिहार है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है 17 है। तो तीनों फैक्ट को आपको याद रखना है। उसी वहीं पर पूछेगा सबसे अधिक शिक्षित राज्य पढ़ा लिखा हुआ, तो केरल हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या बिहार में नहीं है? ठीक है, जो बिहार में नहीं है आपको उसी को बताना है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये तो बिहार में है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी बिहार में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? यूपी उत्तर प्रदेश में है। अब प्रश्न पूछा गया था कौन बिहार में नहीं है, तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है, ये बिहार में अपना नहीं है। अब बिहार में क्या क्या है उसे भी आप देख लीजिए एक नज़र में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगा की डॉल्फिन अभ्यारण्य, संजय गांधी जैविक उद्यान, ये सभी बिहार में है। सबको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा बिहार में नहीं है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो सारी बातों को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया था? टिहरी बांध, ठीक है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, याद रखिएगा। और ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, और किस नदी में है इसी को आपको पूछा गया था। ऑप्शन में दिया नर्मदा नदी, सतलज नदी, महानदी, भागीरथी नदी। तो याद रखिएगा टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड राज्य में है, और ये भागीरथी नदी पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भागीरथी नदी। नर्मदा नदी में कौन सा बांध है? नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध, सतलुज में भाखड़ा नंगल बांध, महानदी पे हीराकुंड बांध। तो सभी को आप याद रखना है। नेक्स्ट है कि सिनेबार किसका अयस्क है? ये साइंस से संबंधित प्रश्न है। तो सिनेबार ये पारा मरकरी का अयस्क है। किसका? मरकरी बोलिए या पारा बोलिए, ठीक है, अयस्क है सिनेबार। उसके बाद बिटुमिनस, ये तो कोयला का प्रकार है बिटुमिनस। और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? क्वेश्चन पूछेगा हेमेटाइट। आज कुछ ज़्यादा नाटक कर रहा है ये डिस्प्ले। तो हेमेटाइट लोहा का है। एल्युमिनियम का अयस्क बहुत बार पूछा जाता है। बॉक्साइट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का है। हेमेटाइट लोहा का है, सिनेबार पारा का है। नेक्स्ट है कि बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बनाया गया था? उपलक्ष्य में बनाया। जो विजय मतलब बुलंद दरवाजा है भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। कौन सा है? बुलंद दरवाजा। और अकबर ने इसे बनाया था बुलंद दरवाजा को। किस विजय के उपलक्ष्य में, किस विजय के स्मरण में इस दरवाजा को बनाया गया था बुलंद दरवाजा को? यह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। मालवा विजय के दौरान के उपलक्ष्य में, क्या मेवाड़ के विजय के उपलक्ष्य में, या गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, या बंगाल विजय के उपलक्ष्य में? तो याद रखिएगा गुजरात विजय के स्मरण में किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। याद रखिए किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। अब बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा में है। कहाँ पे है? सिकंदरा में। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और बुलंद दरवाजा को किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। किस विजय के उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है, यानी कि अनटचबिलिटी, छुआछूत, अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो भी है इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को हम बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।